नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, आम जनता जो है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बैंकर्स को तो थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है। आम जनता जब प्रॉपर्टी परचेज करने जाती है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हमको क्या क्या चीज़ देखना है, और जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार वो धोखाधड़ी के भी शिकार होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो ना देखते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, बाद में उनका या एडवांस दे देते हैं, बाद में उनका बैंक लोन होने में दिक्कत होती है। तो आज एक वीडियो बनाया है जिसमें कि बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है प्रॉपर्टी परचेज, चाहे वो बने बनाए मकान खरीदना हो, या फिर आपको कोई प्लॉट खरीदना हो, या कोई बिल्डर्स जो बिल्डिंग डेवलप कर रहा है और उसमें आपको अपार्टमेंट खरीदना हो। तो मेजर चीज़ें क्या देखनी है, ये इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सबके लिए यूजफुल है। बैंकर्स को कि लोन देते समय हमें बेसिक क्या क्या चीज़ों को ध्यान देखना चाहिए प्रॉपर्टी सर्च में। अगर हम प्रॉपर्टी को अगेंस्ट सिक्योरिटी ले रहे हैं, चाहे हाउसिंग लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, या किसी अपने अदर लोन्स में ही अगर प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल ले रहे हैं, तो हमको क्या देखना है। और जो आम जनता है, जो अपनी मेहनत की कमाई, अच्छी खासी कमाई, एक घर बनता है, समझ लीजिए कि पूरे जीवन की कमाई लग जाती है एक घर बनने में, और उसमें अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहला जरूरी है कि उसमें एक अच्छे वकील से उसका लीगल ओपिनियन जरूर ले लें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी देखते हैं, और वकील भी हो जो ट्रस्टेड हो, उनके बारे में थोड़ा मालूम कर लीजिएगा, तो आपको सही रिपोर्ट देंगे, तो जिससे कि प्रॉपर्टी का आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। लीगल ओपिनियन के बिना मेरा सजेशन है कि कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदे। बैंकर्स जो है उनके लिए कि लीगल ओपिनियन लेना मैंडेटरी है, और वो भी उनके जो बैंक के पैनल एडवोकेट है उससे लेना जरूरी है। और एक सर्टेन अमाउंट के बाद लगभग डबल ओपिनियन भी लेना पड़ता है। तो वो चीज़ें देख लीजिए कि हो सकता है कि एक वकील का ओपिनियन सही ना हो, तो दूसरे वकील के मैंने ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है तो हम डबल वकील को भी इन्वॉल्व करते हैं। बट कॉमन मैन के लिए कि एक लीगल ओपिनियन ले लीजिए। लीगल ओपिनियन क्या होता है कि प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं कि उसमें कोई किसी किस्म का जो पर्सन आपसे प्रपोज कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का, क्या वो रियल ऑनर है कि नहीं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, कोई लीगल डिस्प्यूट या कोई क्लेम या कुछ भी ऐसा लीगल हर्डल तो नहीं है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो चेकिंग की जाती है वो होती है लीगल सर्वे, चेन ऑफ टाइटल्स। तो चेन ऑफ टाइटल्स क्या होता है कि जनरली जो प्रैक्टिस में हम लोग यहाँ लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में 12 ईयर्स की ये देखते हैं 12 ईयर्स में का सर्च रिपोर्ट कि इसमें क्या कितना ट्रांजैक्शन हुआ उस लैंड पे, मतलब कि उसमें किसी को बेचा या किसी को लीज दिया या उस पर कोई लोन लिया, उसका रिकॉर्ड देखते हैं 12 ईयर्स का। नॉन एग्रीकल्चर लैंड में अप टू 30 ईयर्स जाते हैं। बट वो कोई इंडिकेटिव नहीं है। एक इंडिकेटिव है कि आज ले रहे हैं तो पीछे 30 साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने ट्रांजेक्शन मतलब अगर कितनी बार वो प्रॉपर्टी बेची गई है, ट्रांसफर की गई है, लीज पे दी गई है, उस पर कोई लोन या किसी भी किसके ऑनरशिप राइट को अगर जिससे अफेक्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो उसको एग्जामिन करती है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी 1980 से पहले एंसेस्ट्रल चली आ रही थी चेन में, उसका आपको इंतखाब खतौनी बोलते हैं, उसमें पता चलेगा खतौनी में, उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रॉपर्टी पीछे 1980 तक वकील लिख के देगा कि इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और इनके विरासत की थी। और उसके बाद 1980 में उस व्यक्ति ने ए को बेचा। मान लीजिए 1980 में उसने 1000 स्क्वायर मीटर ए को बेचा।
फिर 1993 में सेम 1000 स्क्वायर मीटर ए ने बी को बेचा। फिर 2005 में इसकी 4 प्लॉटिंग करके 250 स्क्वायर मीटर की ईच की बी ने, जिस प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट है, उस सी को बेचा। फिर 2011 में यही 250 स्क्वायर मीटर सी ने डी को बेचा। और अब 2025 में आपने डी से सेल एग्रीमेंट किया है, आप कर रहे हो, सेल्फ एग्रीमेंट किए हो डी से ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। जनरली क्या होता है कि आप प्रैक्टिस में कि आप डी के घर पहुंचे, डी ने आपके सामने प्रेजेंट हुआ, उसने अपनी पिछली टाइटल डीड दिखाई कि 2011 में मैंने खरीदा था, आपने उसको देख के, मकान को देख के परचेज कर लिया। लेकिन इसमें कई बार बिनामा कर लिया, आप प्रॉपर्टी परचेज कर लिए, लेकिन जब बैंक में गए तो बैंक आपसे कुछ और डिमांड कर दिया, तब आपको पता चलेगा कि ये तो मैंने जानता ही नहीं था, ये मुझे करना था। तो इसमें क्या देखना है कि जितने भी आपके पीछे 1980 से लेके 2011 में लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था और 2025 में डी से आप एग्रीमेंट की ओर परचेज करने का, तो लीगल ओपिनियन में जितने टाइटल डीड है इन सब का आपको जो कॉपी है, जो सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं, रजिस्ट्रार के पास होता है, एक ऑनर के पास होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालने होते हैं। तो सारे टाइटल डीड आपको मिलाना होता है और उसको चेक करना होता है। दूसरा क्या है कि जितनी ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी, ए ने बी, वो जो एक्चुअल ऑनर था उसने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और डी ने से आप खरीदने जा रहे हैं। बैंक को ये सारे टाइटल डीड चाहिए होता है। अगर सेम पीस ऑफ लैंड ट्रांसफर हो रही है पांचों, अगर ये पूरा 250 स्क्वायर मीटर होता तो आपको जब बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे ये सारी 1, 2, 3, 4 और एक फिफ्थ जो आपका टाइटल डीड, ये पांचों टाइटल डीड ओरिजिनल में मांगेगा। तो आपके पास जब खरीदे तो पीछे का जितना ट्रांजैक्शन है जहां तक हो उसका आपको ओरिजिनल टाइटल डीड आपको देखना है, और हो तभी आपको प्रोसीड करना है अगर आपको बैंक लोन लेना है तो, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे क्या केस है कि शुरुआत में उसने बड़ी प्लॉट डाली 1000 स्क्वायर मीटर की, 1000 स्क्वायर मीटर की, उसके बाद इसके 4 प्लॉटिंग कर दिए। तब ये सबको तो ओरिजिनल दे नहीं सकता बी, तो यहाँ पे आप सर्टिफाइड कॉपी पीछे के ट्रांजैक्शन का चेक कर लीजिए। लेकिन 2005 में बी ने जो सी को बेचा और फिर जो सी ने डी को बेचा 2011 में, और डी ने से जिससे आप खरीद ले, ये तीनों टाइटल डीड आपको ओरिजिनल में चाहिए क्योंकि सेम पीस है। अगर उस पे उसी बिल्डिंग पे कोई उसी लैंड पोर्शन पे कोई अपार्टमेंट बन गया है और उसमें मल्टीपल फ्लैट्स हैं तो सबके पास तो ओरिजिनल नहीं दे सकता। लेकिन अगर सेम पीस ऑफ लैंड ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप जो यहाँ हो रहा है 2005 में बी ने सी को दिया और सेम पीस ऑफ लैंड सी ने डी को दिया, हाँ अगर यहाँ भी डी बाइफरकेट कर देगा तो कोई ना कोई एक बायर के पास ही ओरिजिनल रहेगा, बाकी लोगों को सर्टिफाइड कॉपी से काम चलाना होगा। तो ये चेक करना होता है। तो चेन ऑफ टाइटल का बेसिकली होता है पहला चीज कि जितनी लैंड ट्रांसफर हुई है, जितना जब से उसका हिस्ट्री में जाते हैं, आपको ऐसा भी होगा कि 60 इयर्स का भी लेना पड़ता है, कई बार होता है 100 इयर्स का भी, कई सारे सिटीज में होंगे कि आपको 100 इयर्स के भी रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो कि
वो सारे टाइटल डीड आपको मिलेगा और उसको आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से माने उसको मैच कराना होगा कि वो ओरिजिनल टाइटल डीड है या नहीं है, कहीं बीच में फेक नहीं। अगर कहीं से कंफ्यूजन हो गया कि ओ ने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा और फिर अगला आ रहा है कि सी ने डी को बेचा, तो बी के से सी को कहाँ आ गया, ये चीजें आपको ट्रेस करना। हो सकता है कि बी का बेटा सी हो, बी के गुजरने के बाद सी के पास लैंड ट्रांसफर हो गया तो कोई टाइटल डीड नहीं हुआ, हो सकता है जेन्युइन ट्रांजेक्शन में। बट अगर कोई मिसिंग लिंक है तो वो हमें ट्रेस करना होता है, और जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो टाइटल डीड ओरिजिनल, क्योंकि अभी भी जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो हम कर्ज उठाते हैं डिफरेंट टाइप से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट मनी लेंडर से, तो जमीन का वो पेपर रख लेते हैं और जमीन का पेपर उनके पास है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर उस पर पहले से कोई चार्ज चढ़ा है तो फिर वो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो चेन ऑफ टाइटल डीड है, चेन जो प्रॉपर्टी का, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, कोई क्लेमेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ इसके अलावा जो आपको प्रपोज कर रहा है सेल, एक पर्सन भी सेल कर सकते हैं, 2, 3, 4 जो भी शेयर होल्डर है वो सब आपको सेल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए या कोई और क्लेमेंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर कई बार होता है कि 3 भाई मिलकर चौथे को साइड कर दिया, आपको पता नहीं होगा कि उस प्रॉपर्टी में 4th ब्रदर भी है, और 3 से आपने रजिस्ट्री करा ली और बाद में चौथे ने क्लेम कर दिया, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो शेयर होल्डर्स का भी जानना जरूरी होता है और चेन ऑफ टाइटल भी क्लियर है। और जो यहाँ लिखा ओल्ड टाइटल डीड्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि जैसे कि कोई मकान पीछे खरीदा, 20-30 साल रहा, फिर जा रहा है, उसके बाद जब आप उसको बोलिए परचेज कीजिएगा तो वो आपको रजिस्ट्री तो कर देगा, लेकिन आप बोलिएगा कि पुराना टाइटल डीड दे दीजिए, तो वो बोलेगा कि ये तो मेरा है, मैं क्यों दे दूं, और आपको नहीं पता होगा तो आप मांगेंगे भी नहीं। लेकिन बैंक को चाहिए होता है और आपको लेना चाहिए, अदरवाइज यही टाइटल डीड ओरिजिनल जाके कहीं और किसी को बेच सकता है दिखा के, और किसी को भी ले सकता है। तो प्रॉपर्टी में ये सर्च करना भी जरूरत है। इसमें एक और चीज देखना है कि कई बार लोग प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं को पर्सन का वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो जिसका मालिक है, लीगल सर्च से आपको पता चलेगा कि किसका प्रॉपर्टी है, तो उसकी पहचान करना भी जरूरत है कि सही आदमी से लिखवा लो, क्योंकि जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें सिर्फ ये चेक किया जाता है कि कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, उसकी आईडी प्रूफ लगता है, कौन विटनेस है, और वो जो प्रॉपर्टी उस पर कितना स्टाम्प ड्यूटी बनता है। इसके अलावा वो वेरिफिकेशन ही होता है कि एक्चुअल में ओनर है भी कि नहीं है। कोई भी XYZ क्लेम करके किसी की प्रॉपर्टी को, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन नहीं होता है प्रॉपर्टी का कि अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी हो, जाके बेच दे किसी को, तो वहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि सच में ये इन्हीं का प्रॉपर्टी है या नहीं है। कई बार आता है कि टेनेंट प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, मकान मालिक बाहर आता है दूसरे सिटीज में, उनके भरोसे छोड़े होता है, वो कहीं से प्रॉपर्टी के पेपर ले आता है, फोटोकॉपी दिखा, तो आपको ये भी नहीं होता है कि ओरिजिनल देखना चाहिए, इसलिए ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स देखना चाहिए जब भी आप परचेज कर ले, फोटोकॉपी पे ना जाए। और टेनेंट आपको बिलीव करा देगा कि वही ओनर है और वो रजिस्ट्री करके आपको चला जाएगा, जब बाद में आओगे तो फिर आपका ओरिजिनल लैंड ओनर भी है। तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन भी जरूरत है, किसके नाम है प्रॉपर्टी, और आप चेक नहीं करवाओगे वकील से तो किसके नाम है वो नहीं पता चलेगा, और सच में जो आपको बेच रहा है वही पर्सन है कि नहीं वो भी क्रीडेंशियल देखना होता है। और फिर जितने लैंड से रिलेटेड जितने चेन में टाइटल डीड है जो होना चाहिए, सेम पीस ऑफ लैंड, सेम पीस ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसके सारे पेपर ओरिजिनल में लेना है, ये मैंडेटरी है। नहीं, अगर आप नहीं लेते तो आप अपने पे रिस्क ले लेंगे, लेकिन अगर कोई चेन मिसिंग है, खो गया है, पेजेज उसके डिस्टॉर्ट हो गए हैं, तो बैंक उसमें जनरली लोन नहीं करेगा। अदरवाइज कई बार बैंक आस्क करती है कि आपसे कहेगी कि आप उसका
FIR करवाइए जो मिसिंग है और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाइए। तो बैंक्स उसमें रिस्क नहीं लेगी कि अगर कोई ओरिजिनल टाइटल डीड पीछे का मिसिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगला समस्या होता है जो शेयर होल्डर का, फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी, फादर से चले गए, उनके बाद उनके 2 या 3 बच्चों में या उनकी वाइफ के साथ वो प्रॉपर्टी आ गई, चारों 4 कॉर्नर में रहने लगे, अपना मकान भी बनाने लगे, या अपने अपने नाम से चारों ने प्लॉटिंग कर दिया कि ये ने मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए, ए का प्रॉपर्टी था, वो बेचारे गुजर गए, उससे 3 पार्ट में उनका BCD में बट गया। अब बी ने ई को बेचा, सी ने एफ को बेचा और डी ने जी को अपना शेयर कर लिया कि मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा। ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे बड़ा जरूरी होता है कि उसका बाउंड्री पहले से डिमार्केटेड और डिफाइन हो। क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी जब हो जाती है तो उसमें शेयर डिफाइंड, बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती है। लोग अपने अपने मन से ये कर लेते हैं कि ये मेरा पार्ट हुआ, ये मेरा पार्ट हुआ, ये मेरा पार्ट हुआ। कई बार सुनने में आया कि बाद में दूसरे पार्टी ने इन पे क्लेम कर दिया कि इन्होंने मेरा हिस्सा का शेयर बेच दिया, और इसने इन पे कर दिया, इसने इन पे किया, हो गया आपका डिस्प्यूट और आपने बेनामा करवा लिया। आपको कब्जा लेने में दिक्कत आ जाएगी, कई बार आपको नलीफाई भी हो जाएगा आपका टाइटल डीड। तो जो शेयर होल्डर का शेयर है, या तो टाइटल डीड में जो पीछे का हुआ था वो होना जरूरी है, या सक्षम जो भी प्राधिकारी है या कोर्ट है उनके सामने उसका बंटवारा होना चाहिए। कई बार लोग बहमी बंटवारा करते हैं कि आपस में ही तीनों पार्टी बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कि किसका शेयर किस साइड से है, कि ईस्ट से उसका होगा, वेस्ट से इसका होगा। बाउंड्री हर एक शेयर होल्डर का डिफाइन होना चाहिए, देन ओनली ही कैन ट्रांसफर, और वो क्लियर होगा तभी वो कर पाएगा। देखने में बहुत सिंपल लगता है कि एक फादर का लैंड था, 2 बच्चे थे, एक साइड में एक ने घर बना लिया, दूसरे साइड में दूसरे ने बना लिया, लेकिन आपस में बाउंड्री का बंटवारा ऑन पेपर नहीं किया। ऐसे में क्या होगा कि अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो कल जो दूसरा पार्टी है वो क्लेम कर सकता है कि ये पोर्शन मेरा है, और कई बार लिटिगेशन में चला जाएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और स्पेशली तब जब आपके पोजीशन में नहीं है। तो पोजीशन भी देखना जरूरत है शेयर होल्डर, जिसके जो शेयर है वो क्लियर कट डिफाइन हो। जहां भी मल्टीपल आ गए तो फिर आपको या तो ठीक है, यहां भी हो सकता है अगर B + C + D तीनों को कर दे, तीनों मिल के रजिस्ट्री करें, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भी अगर बोला कि हम नहीं कर रहे रजिस्ट्री तो दिक्कत होगा। माने 3 प्लॉट है, तीनों मिल के, तीनों एक साथ मिलके रजिस्ट्री करें, या तीनों किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे कि आप कर सकते हो, और जिस दिन एग्जीक्यूशन हो उस दिन आपको ये देखना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी में भी देख लीजिएगा, जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी, अब तो 2011 के बाद पावर अटॉर्नी से लैंड सेल को मना ही कर दिया ऑलमोस्ट, फिर भी अगर दिया जाता है तो आप देख लो कि जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक वैलिड होता है जब तक उस डेट तक वो आदमी जिंदा है जिसने वो ग्रांट किया है। मान लीजिए बी और डी ने मिलकर सी को दे दिया कि आप उनका भी लैंड बेच लो, लेकिन जिस दिन आपका एग्जीक्यूशन हुआ उस दिन इसमें से कोई एक का डेथ हो चुका है, तो अगेन आपका एग्जीक्यूशन वैलिड नहीं रहेगा। तो ऐसे किसी आदमी से आप ले रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे, तो बेटर चेक कर लीजिए कि जिसने दिया उस दिन वो सरवाइव कर रहा है कि नहीं, उसने विड्रॉ तो नहीं कर लिया है पावर ऑफ अटॉर्नी।
ये भी ध्यान देना जरूरत है कि आज उसने इशू किया और बीच में फिर उसने विड्रॉ कर लिया। तो शेयर होल्डर एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब कि आपकी चारों डायरेक्शन पे जो उसका मेजरमेंट है वो क्लियर कट हो, बाउंड्री क्लियर कट हो, कि उसमें कोई और डिस्प्यूट नहीं कर सके कि ये मेरा भी है। दो भाई होंगे, 3-4 हिस्सेदार होंगे, अगर आपस में बंटवारा नहीं होगा ऑन पेपर रजिस्टर तो कल वो क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरा पीस है और फिर वो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। एक मिस्टेक और भी करते हैं नॉलेज में, माइनर्स के बहुत स्पेशल राइट्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना के लिए कोर्ट ने स्पेशल उनको पावर दे रखे। जनरली क्या होता है कि हस्बैंड होता है, उसके नाम प्रॉपर्टी होता है, उसका डेथ हो जाता है, उसके बाद उसके जगह पे उसकी माँ प्रॉपर्टी को, माँ और बच्चों में चला जाता है प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली हस्बैंड गया है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो माँ उस प्रॉपर्टी को सेल कर देती है। जब माँ उसको सेल करती है लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये बच्चे इंटाइटल नहीं है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो बच्चे तो रजिस्ट्री करेंगे नहीं, आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उनसे रजिस्ट्री करवा लो, और वो कर भी देंगे तो वैलिड नहीं होगा। कुछ लोग करते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चे, हमने तो बीवी से ले लिया, काम खत्म। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों के नाम पे उनके शेयर का एफडी करा देते हैं कि हमने तो उसका हिस्सा दे दिया, बट दीज आर नॉट रिकॉर्ड्स। ये बच्चे अगर माइनर से जिस दिन मेजर हो गए और उन्होंने क्लेम कर दिया इस प्रॉपर्टी पे कि मेरा शेयर धोखे से, बहला फुसला के या जबरदस्ती बेच दिया गया, देन यू आर बाउंड टू लूज द प्रॉपर्टी। तो माइनर्स इंटरेस्ट में बिना कोर्ट के परमिशन के, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परमिशन देती है, आप उसके प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेज में उसके गार्जियन जाएंगे कोर्ट में और फिर सबमिट करेंगे, तभी जाके वो अलाउ करेंगे, तब आप जाके माइनर्स के जाए इंटरेस्ट। अदरवाइज जहां पे भी माइनर का इंटरेस्ट हो, या तो उसका शेयर एक्सक्लूड हो जाएगा आपसी बंटवारा में, उसमें भी ये बंटवारा जो पीछे शेयर होल्डर्स का किया उसमें नहीं कर सकते। अगर पहले से डिफाइंड है टाइटल डीड में या फादर ने विल में कर दिया है उनका इक्वल शेयर निकाल के, तब तो ठीक है, लेकिन जहां अनडिक्लेयर्ड है तो उस जगह आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज माइनर्स के इंटरेस्ट को हैम्पर करेंगे, और वो मेजर होने के बाद अगर क्लेम कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ केसेज है जहां पे कि प्रॉपर्टी परचेजर को अपनी प्रॉपर्टी लूज करनी पड़ी। तो इसको भी ध्यान देना जरूरत होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है, पावर अटॉर्नी का तो मैंने बता दिया कि पावर अटॉर्नी जिस दिन एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले तो स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए पावर अटॉर्नी ही कर देते थे ट्रांसफर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, बट हाँ पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है आज भी, जहाँ पे मल्टीपल आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के ऑनर्स होते हैं। दूसरा जहाँ पे अलग अलग, मान लो कोई यूएस में है, कोई यूरोप है, उसको आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वहाँ भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। जिस दिन एग्जीक्यूट हो उनको जिंदा होना जरूरी है। प्लस ये भी आपको कंफर्म वकील सर्टिफिकेट लेना होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी विड्रॉ नहीं हुआ है और उसमें कोई माइनर नहीं है।